आज एक हेडिंग डलवा के छोड़ा था आयनिक रिएक्शन। क्या छोड़ा था? आयनिक रिएक्शन। देखो आयनिक रिएक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या होता है आयनिक रिएक्शन? बहुत इजी है। जब दो आयंस आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलेंगे आयनिक रिएक्शन। देखो टफ नहीं है। Na+ मतलब सोडियम आयन Cl- आयन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? NaCl। हम इसको भी आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। और यदि मान लीजिए आपको मिल गया NaCl, आपने इसको ब्रेक किया और Na+ मिल गया प्लस Cl- मिल गया, तो हम इसको भी बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। इसको बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको ब्रेक करने के लिए जो मतलब एनर्जी है उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। कब रिलीज होगी, कब एब्जॉर्ब होगी, बहुत पहले मैं डिटेल से समझा दिया हूँ। तो जो आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन में कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए या कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है हम उसको बोलेंगे लैटिस। मतलब कि लैटिस एनर्जी और आयनिक कंपाउंड, आयनिक मतलब आयनिक एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब लैटिस एनर्जी रिलेटेड है वो आयनिक से और आयनिक रिलेटेड है लैटिस से। क्लियर हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आयनिक रिएक्शन होगी अदर रिएक्शन के कंपेयर में ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि वो बिटवीन आयंस। और यदि बिटवीन आयंस है मतलब कोई कंपाउंड यदि आयंस फॉर्म में है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए Na+ है, ये मतलब किसी से भी लेना चाहेगा जल्दी से। Cl- है मतलब किसी से देना चाहेगा। मतलब कि क्लोरीन के ऊपर 7 लोन पेयर तो पहले से हैं ही, लेकिन एक और माइनस दे दिया मतलब वो अनस्टेबल हो गया। सीधी सी बात ये मान के रखो कि आयंस फॉर्म जो होता है कंपेयर टू न्यूट्रल अनस्टेबल होता है। क्लियर? और रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने बोल दिया तुम लोगों के दिमाग में आ गया होगा, सर ये तो स्टेबल था। तो स्टेबल, अनस्टेबल, रिएक्टिविटी, ये सारी की सारी जो टर्म होती है ना तो रिलेटिव टर्म होती हैं। क्या होती हैं? जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे सोडियम अनस्टेबल है, मैंने गलत सेंटेंस बोला। मैं बोलूँगा सोडियम जो है हमारा किसी दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में स्टेबल है या अनस्टेबल है। समझ गए? यदि मैंने बोला ये स्टेबल है मतलब गलत है। ये किससे ज़्यादा स्टेबल है, किससे कम स्टेबल है, मतलब कि इस तरह की जो मतलब इस तरह की जो टर्म होती हैं तो ये अपन किसी न किसी से रिलेट करते हैं। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि ये स्टूडेंट होशियार है, ये नहीं बोल सकता। हो सकता उससे ज़्यादा कोई हो। अपन बोल सकते हैं ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट के कंपेयर में ज़्यादा होशियार है, या ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट के कंपेयर में गधा है। ठीक है? आओ तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अपन ने Cl- था। ये बताइए यदि अपन ने Cl- को AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? नैना बोलो क्या बनेगा? AgCl की ClNO3? अरे मैं Na से नहीं Cl से रिएक्शन करा रहा हूँ कि ClNO3 क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? Ag। चलो कलर क्या होगा इसका? वाइट। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? आयनिक रिएक्शन। नोट कर दो फटाफट, बस इतना ही है आयनिक रिएक्शन में। कहाँ लिखवा रहा था? हाँ तो लिख दो ना ऐसा। कहाँ गया? फास्ट बिकम आयन आर पार्टिसिपेट। फास्ट बिकम आयन आर पार्टिसिपेट। फास्ट बिकम आयन आर पार्टिसिपेट। यस। लो मैंने दे दिया CCl4, इसको मैंने AgNO3 से रिएक्शन कराया, क्या बनेगा जल्दी बताओ? CCl4 को AgNO3 से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? AgCl। वेरी गुड। कितने AgCl बनेंगे? 4 AgCl। किस कलर का होगा ये? किस कलर का होगा ये? वाइट कलर का। ठीक है। अब CCl4 हमारा आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? वेरी गुड। कैसा है? कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड है। Cl- आयन रिलीज करेगा क्या? ये बनेगा क्या? फिर क्या खुश हो रहा है बोल के? नेक्स्ट।
यदि अपन ले लें CHCl3 AgNO3 से रिएक्शन कराए, बोलो क्या बनेगा? कुछ बनेगा? क्यों? क्योंकि ये भी कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर मतलब कि यहाँ पे नो रिएक्शन। फिर ये क्यों बना रहा था? क्योंकि ये आयनिक, आयनिक तो आयन देगा, आयन देगा तो बन जाएगा। अपन थोड़ा स्लो करेंगे। ये हमारा जो क्लोरोफॉर्म है ये प्योर क्लोरोफॉर्म है। कैसा है? प्योर क्लोरोफॉर्म है। यदि प्योर क्लोरोफॉर्म है मतलब कि ये इधर पे AgCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर शो करेगा। यदि मैं मान लीजिए इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ले लूँ, यदि अपन ने CHCl3 ले लिया जो कि इम्प्योर है, इम्प्योर CHCl है मतलब इसमें कुछ एयर मिली हुई होगी क्योंकि क्लोरोफॉर्म गैस है, और इम्प्योर गैस मतलब कुछ एक्स्ट्रा गैस मिली होगी। अब मैंने बोला था कि यदि एक्स्ट्रा गैस मिली हुई होती है तो ऑक्सीजन नॉर्मली लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और मतलब इसमें ऑक्सीजन में मिली है और अलग मतलब हो सकता है कि कुछ और गैसेस हों, बहुत सारी गैसेस हों, लेकिन यदि आपको गैस आइडेंटिफाई नहीं किया है, सिर्फ बोला है कि एयर मिली हुई है, तो हम क्या लेके स्टडी करते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CHCl3 जब एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा तो ये हमको कुछ ऐसे COCl2 प्लस HCl फॉर्म में मिलेगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये कैसा हो गया? COCl2। ये हमारा पॉइजनस नेचर होता है, मतलब यदि क्लोरोफॉर्म को अपन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा हमारा पॉइजनस नेचर शो करता है। अब जो HCl है ना, अब यदि हम इसको यहाँ पे AgNO3 से रिएक्शन कराएं, यदि अपन यहाँ पे AgNO3 से रिएक्शन कराएं तो HCl हमारा आयनिक, HCl क्या रहेगा? आयनिक। मतलब ये H प्लस प्लस Cl माइनस आयन देगा। मतलब आपने यहाँ पे क्या दिया था? AgNO3। AgNO3 तो हमारा क्या बन जाएगा? Ag, वाइट कलर का ये भी। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप प्योर लेते हो क्लोरोफॉर्म, उसको सुंघा के बेहोश करते हैं ना क्लोरोफॉर्म, है ना? हाँ, जो जॉनी लीवर करता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म यदि आप प्योर क्लोरोफॉर्म ले रहे हो तो नो रिएक्शन AgCl नहीं बनेगा यहाँ पे। लेकिन यदि आप इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, बातें नहीं करो ना, यदि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ले रहे हो तो COCl2 और HCl बनाएगा। HCl हमारा आयनिक कंपाउंड होता है और आयनिक कंपाउंड की वजह से ये क्लोरीन आयन रिलीज करेगा और ये क्लोरीन आयन AgCl में मतलब AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। जो लैब में रखा रहता है वो प्योर रहता है, प्योर, इसीलिए तो रिएक्शन नहीं करता। जैसे खोलोगे तो रिएक्शन नहीं करेगा वो। यदि जैसे आप खोलोगे ना तो इसीलिए सिर्फ बेहोश करता है, मारता नहीं, तो मार सकता है वो। नोट कर दीजिए। कंपाउंड विच कंपाउंड आर गिव white precipitate with AgNO3 कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है? पहला हो गया हमारा एक्वस NaCl, दूसरा हो गया ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन पता है क्या होता है? इम्प्योर CHCl3, कार्नेलाइट। नैना फार्मूला बोलो कार्नेलाइट का। कैसी वो कोऑर्डिनेशन का पहला फार्मूला तो था कार्नेलाइट, साइड में लिखे थे। KCl आगे बोलो, MgCl2 आगे बोलो, 6s2। वेरी गुड। ये हमारा कार्नेलाइट होता है। नेक्स्ट ऑल। अब बोल दो आंसर। हमको ब्राइन सोल्यूशन के बारे में नहीं पता, लेकिन अपने को पता एक्वस NaCl है, मतलब पानी में आप NaCl घोल दिए हो तो आयन दे दिया होगा, तो ये पक्का देगा। यहाँ भी क्या है? Cl माइनस, क्योंकि अपन जब इसको ब्रेक करते हैं ना तो जल्दी बोलो क्या बनेगा? सुमत, ब्रेक करने पे क्या बनेगा?
K प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2, और वाटर को तो छोड़ ही दो, यहाँ देंगे अपन AgNO3, क्या बनेगा 3AgCl, कैसा होगा वाइट कलर का। तो ये भी देगा। अब देखो अपने को ये पता था इम्प्योर ये देगा, ये देगा, ये देगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक ऑप्शन ऑल है ना। तो अब 3 तो फुल करोगे नहीं, मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑल, याद रखिएगा, ठीक है। ये बता दिए क्या ब्रांच सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सोल्यूशन वही सोडियम का ही सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, क्वेश्चन नहीं, हेडिंग है। मेल्टिंग पॉइंट। चलिए मेल्टिंग की यदि हम बात करें, मतलब किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करना, मतलब पिघल जाए वो कंपाउंड, तो उसका क्या कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो कीवर्ड याद रखना है वो ये याद रखना है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कोवैलेंट कंपाउंड के कंपेयर में। नोट कर दीजिए। NaF HF F2, इन तीनों में किसका ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट? NaF का, फिर HF, फिर F2। नोट कर दीजिए। NaF क्यों ज़्यादा है सबसे? क्योंकि आयनिक है। HF हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF, और F2 वंडर वॉल, क्योंकि F2 मतलब वो पोलर पोलर वाला है ना। तो यहाँ पे होता है आयनिक बॉन्ड, यहाँ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ होता है वंडर वॉल फोर्स। एक बॉक्स में पॉइंट लिखना है, रेड कलर के बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू कोवैलेंट कंपाउंड लाइक डायमंड SiC B4C SiO2 have high boiling point, melting point, high boiling point, melting point due to boiling point, melting point due to 3D network, due to 3D network। क्रिस्टल सॉलिड स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सॉलिड स्ट्रक्चर बॉक्स में बंद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बोला ना। अब जो हमारा डायमंड है मतलब C60 है ना, 60 कार्बन होते हैं, SiC B4C SiO2 ये सब तो कोवैलेंट कंपाउंड हैं, लेकिन इन सब में 3D नेटवर्क होता है। क्या होता है 3D नेटवर्क? मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, जिस वजह से इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा होगा। तो मैंने रूल क्या बताया, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन उसके पॉइंट मैंने एक्सेप्शन केस लिखवा दिया और रीजन भी बता दिया ऐसा क्यों। क्योंकि यहाँ पे 3D नेटवर्क पाया जाता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा हो जाएगा। याद है? क्वेश्चन करो।
बताइए इन सब में किसका ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज़्यादा SiO2 को होगा पक्का, सबसे ज़्यादा SiO2 को होगा। फिर इसमें आयनिक, ये तो 3D नेटवर्क, ये आयनिक, ये दोनों कोवैलेंट। दोनों कोवैलेंट है तो मास में अपन देख लेंगे, मतलब कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ज़्यादा भारी भरकम है तो कार्बन के कंपेयर में सल्फर का ज़्यादा है, इस वजह से। हाँ O2 है वो तो, हाँ बैलेंस कर लेते हैं, कोई वो नहीं है। हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड, केमिकल बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट अब एंडिंग में चल रहे हैं भाई। मतलब जितना तुम लोग पढ़ लिए उतना सफिशिएंट है सारे क्वेश्चंस करने के लिए। बस अपने को एक चीज़ बचा है, अच्छा पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग वाला एक ही कॉन्सेप्ट बचा है। डाइपोल मूवमेंट उसी में हो जाएगा, है ना। डाइपोल मूवमेंट और पी पाई डी पाई एक लेक्चर के लिए बचा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर हो चुकी हैं। नहीं वो एक दिन डाइपोल मूवमेंट बढ़िया से लेंगे अपन, मस्त। चलिए आ जाइए टाइप ऑफ सॉलिड में पहला आ जाएगा अपना आयनिक सॉलिड। पहला आ जाएगा आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक सॉलिड वो वाले सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड से बनते होंगे। क्लियर, मतलब आयनिक कंपाउंड बार बार रिपीट होकर जो बनाएगा आयनिक सॉलिड हो जाएगा। दूसरा आ जाइए मेटेलिक सॉलिड। तीसरा आ जाइए कोवैलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड में अपना देखो NaCl सॉलिड फॉर्म में, और आप CaO बोल सकते हो, CaO NH4Cl, ये सब अपने आयनिक सॉलिड हो जाएंगे। हाँ एग्जाम्पल लिखते जाइए बस। मेटेलिक सॉलिड, सोडियम भी तो मेटल है, कॉपर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो ये सब हो जाएंगे मेटेलिक सॉलिड, मतलब और भी जो मेटल्स होंगे। अब ये थोड़ा अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है? तो अपन कोवैलेंट सॉलिड में ऐसा बोल सकते हैं, वेरियस एटम बाउंडेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड एंड 3D नेटवर्क। मतलब कोवैलेंट सॉलिड वो रहेंगे जो बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे और 3D नेटवर्क फॉर्म करेगा, तो वो क्या हो जाएंगे? कोवैलेंट सॉलिड। इनके एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख दीजिए डायमंड। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अच्छा डायमंड को मेल्ट कर सकते हैं क्या? नहीं मेल्ट कर सकते। ऐसा कौन सा दुनिया में चीज़ इसको नहीं मेल्ट कर सकते? मेल्ट कर सकते हैं। कितना टेम्परेचर देके मेल्ट कर सकते हैं? आयरन को कितना टेम्परेचर देके मतलब बॉईल कर सकते हैं, मतलब मेल्ट कर सकते हैं? आयरन नहीं 2600 के अप्रोक्स था ना आयरन का। 2600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे तो आयरन पिघल जाएगा। ऐसे डायमंड को 4437 या 4000 या 4500 के अप्रोक्स टेम्परेचर दोगे तो डायमंड भी पिघल जाएगा, है ना। मतलब इसको मेल्टिंग पॉइंट जो है तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स है टेम्परेचर। हाँ अरे मैं कल ही नेट में चेक किया हूँ, 4000 के अप्रोक्स है ना, याद रखिएगा।
सेकेंड है, जाएगा सर, हाँ पिघल जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार की आकृति फिर दे देंगे, कर सकते हैं। है ना? लेकिन यह है कि इतना टेम्परेचर तुम करोगे किससे? जैसे इतना टेम्परेचर 4000, अब तुम 4000 टेम्परेचर से लोहे से जब तुम डायमंड को पकड़ोगे तो लोहा, लकड़ी से पकड़ोगे तो समझ गए, लकड़ी चल जाएगी। अरे नहीं, वो पकड़ेगी तो मशीन रहती है। हाँ तो मशीन लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं, मशीन नहीं पिघलेगी। उसके बीच में मतलब जहाँ पे इसको रखो ना, राख लगा दो, राख इंसुलेटर का। राख कभी बॉईल होगी क्या? समझ गए ऐसे? अरे यार गांव की हो क्या ऐसी बातें कर। नेक्स्ट आ जाइए SiC कंडे जल जाएंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को हम आर्टिफिशियल डायमंड भी बोलते हैं। अच्छा डायमंड आजकल सस्ता हो गया क्या? हैं? सही बताओ, मैं भी खरीदूंगा। इसका एक और नाम है कार्बोरंडम। एक दिन हम लोग देख रहे थे तो 22 हज़ार के मिल रहे हैं डायमंड रिंग, छोटी छोटी। सही में फर्जी है वो? नहीं 22 की भी नहीं, 17 की थी शायद, सस्ती सस्ती मिल रही थी। B4C बोरोन कार्बाइड, पढ़ाई में ध्यान दो। बोरोन कार्बाइड, SiO2, सिलिका, सिलिका, सिलिका इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले भी अपन वहाँ पढ़ चुके हैं, याद करो। सॉलिड स्टेट में ये रब कर दूँ ऊपर वाला, अपन सिलिका के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कुछ। देखो इधर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिलिका होता है, समझना मेरी बात ध्यान से, ये कुछ ऐसा 3D नेटवर्क बनाता है, इस वजह से मजबूत होता है। मतलब कि इन सिलिका, अपन ऐसे बोल सकते हैं, इन सिलिका ईच सिलिकॉन बाउंडेड विथ ई सिलिकॉन बाउंडेड विथ 4 ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि सिलिका में क्या होता है, ये सिलिका 3D नेटवर्क क्यों बनाता है? क्योंकि सिलिका में एक सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो आप सिलिका में जब सिलिकॉन को ब्रेक करने जाओगे तो चारों साइड से ऑक्सीजन है, तो हम इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब जब आप मेल्ट करोगे तो उसको ब्रेक ही कर रहे हो ना, तो क्यों ब्रेक नहीं कर सकते? ये चारों साइड से देखो पैक्ड है, यहाँ से ये पैक्ड है। ठीक, तो याद रखिएगा सिलिका में जो हमारा सिलिकॉन होता है ना, तो किससे? 4 ऑक्सीजन से, याद रखिएगा, बाउंडेड होता है। नोट कर दीजिए, सिलिका में जो एक सिलिकॉन है 4 ऑक्सीजन से बाउंडेड होता है, इस वजह से वो 3D नेटवर्क बनाता है। जिनको आता है बनाओ। तब तक दीपक तुम लोग बनाओ, सुमत तुम भी बनाओ। रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 का अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। बाकी बच्चे इधर देखो, देखिए यदि अपन बात करें CO2 तो CO2 हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा बनाएगा? लीनियर, मतलब कार्बन 1 2, तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो रेजोनेंस मतलब होता है जंप करना। रेजोनेंस मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, नेगेटिव आयन जंप करता है। क्लियर? तो इधर देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके पास लोन पेयर है कार्बन के, इसके पास लोन पेयर हैं। यदि ये लोन पेयर यहाँ ना होते, यदि लोन पेयर यहाँ ना होते, तो जो हमारा ऑक्सीजन है कार्बन से ज़्यादा पावरफुल था। ना इधर समझ लो, यदि मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं होते, यहाँ लोन पेयर नहीं होते, तो हमारा ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन खींच के खुद नेगेटिव हो जाता, कार्बन पॉजिटिव हो जाता। ऐसे क्यों ना, समझ गए? ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इस वजह से मैं हेडिंग डलवा के सिखा रहा हूँ। पहले जो ऑर्गेनिक पढ़े उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े समझ लो। रेजोनेंस मतलब होता है जंप करना। क्लियर? समझो। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है, तो ये क्या, ये वाला पाई बॉन्ड लेके और ज़्यादा नेगेटिव बनाना चाहेगा क्या? नहीं बनाना चाहेगा ना, क्योंकि पहले से उसके पास फुल फिल है। तो ये वाला ये लेके गलती थोड़ी करेगा, ये लेगा तो और यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, तो ये ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगा। तो फिर क्या होगा, ये अपने लोन पेयर दे के और स्टेबल होना चाहेगा। अच्छी बात है, जितना लोन पेयर देगा उतना स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना लोन पेयर दे के स्टेबल हुआ, तो ये देखिए कुछ ऐसे बन गया। ओ, इसके पास एक लोन पेयर बचा, एक प्लस हो गया क्योंकि दिया है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गए। कैसे बन गए? अब जब कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड बने और 2 ये बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड थोड़ी होंगे कार्बन के पास, नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, फिर कार्बन अपना एक ये इसको दे देगा। अब मजबूरी बन गई है। क्लियर? तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास माइनस और 2 लोन पेयर पहले से। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन एकदम भरभटा जाएगा, वो भी तो जिंदा है। भरभटा जाना मतलब कि बिल्ली आ जाएगा। बिल्ली आ जाना मतलब नहीं समझते, अरे यार चौवा जाएगा। आओ, मतलब वो, मतलब ऐसा घबरा जाएगा, मतलब ऐसा। ठीक है? अब जब जैसे ये ऑक्सीजन घबराएगा तो फिर अपने आप को, मतलब उसको वोमिटिंग ऐसे होने लगेगा, मतलब कुछ निकालना चाहेगा वो। और जब निकालेगा तो कहाँ निकालेगा? जहाँ जगह होगी। जैसे मान लो अपन छत में है, वोमिटिंग आ रही है, कहाँ करेंगे? छत के नीचे नहीं, छत में, वहाँ पे, हाँ कोने में। ठीक है? तो ये क्या लेगा, जो माइनस वाला है ना, माइनस वाला फिर से इसको देगा, फिर से ये इसको इधर चला जाएगा। तो जैसे ये यहाँ जाएगा, नीचे ही बना देता हूँ, जैसे यहाँ जाएगा तो देखो कुछ ऐसा, मतलब फिर से ये एक लोन पेयर तो पहले से था, ये प्लस था, ये वाला बॉन्ड आके लोन पेयर कर दिया, 2 बॉन्ड, यहाँ C, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया ना? तो ये होगा हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आता है एग्जाम में, बना लीजिए, सही सही बनाइएगा। रहने दो, कठिन है अभी। और सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी सॉलिड स्टेट में था 12th में। मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाई कोवैलेंट, मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाई वॉन्डर वॉल वॉल से जुड़ा होता है, वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल फोर्स। इनको डायरेक्ट MTR करना है भाई। ड्राई आइस, ठीक है, I2P4S8 सॉलिड CH4 सॉलिड H2 नेप्थेलिन, ये सब के सब क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। वॉन्डर वॉल, VANDER, वॉन्डर वॉल फोर्स, याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। CO2 SiO2 भी इसी में आएंगे। SiO2
CO2, SiO2 में क्या रहता है 3D नेटवर्क। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज ज़्यादा होगा, नेप्थलीन। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? किसका? नेप्थलीन का पता नहीं, वो बेंजीन के साथ कुछ जुड़ता है। आ जाओ इधर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड में देखिए, मतलब कि अब ये आपको यहाँ मिल गया LiH, NaH, KH, CSH। इन सब में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, ये तो सब हलीना करे सेम हो गए, हाइड्रोजन भी सेम हो गया, तो एक ग्रुप हो गया। ग्रुप में जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सबसे छोटा ये, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, मतलब सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। ऐसे हो जाएगा। यदि आपको सिर्फ मेटल दे दे, मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? तो सेम। सेम। LiCl, NaCl, LiCl, NaCl, KCl, CSCl, अरेंज करिए मेल्टिंग पॉइंट में। KCl, CSCl मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करिए। सबसे ज़्यादा किसका होगा? NaCl का LiCl से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने बोला था Li जो होता है, लिथियम जो होता है, LiH और LiF के साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है, बाकी की आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। और मैंने इसके पहले एक पॉइंट बताया था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है। तो LiCl हमारा कोवैलेंट नेचर हो गया कंपेयर टू NaCl। इस वजह से LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है NaCl से कम हो जाएगा। बाकी इधर साइड वाला हम आयनिक वाला कैरेक्टर लगा देंगे, तो ये स्टार लगा दो, इसमें गलती होने के बहुत सारे चांस हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि लिथियम जो है आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। कौन कौन से लिथियम बनाता है, याद है ना? LiH और LiF। Be2C जो बॉक्स बनवा के लिखवाए थे, Be2C, LiH और LiF, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो आप। एक और BeO, MgO, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? क्यों? मतलब यहाँ पे भी ऐसा लिख दो, जो बेरिलियम ऑक्साइड है कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट। और मैग्नीशियम तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इस वजह से आयनिक वाले का ज़्यादा। याद रखिए एग्जाम में यही आते हैं, एग्जाम में जहाँ रूल नहीं लगता ना वही आप यहाँ लिख सकते हो, कोवैलेंट।
यहाँ पे आप चाहो तो एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो, एल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiCl इज मिनिमम ड्यू टू कोवैलेंट नेचर। क्लियर? LiCl का सबसे पूरे ग्रुप में सबसे कम होगा क्योंकि कैसा इसमें कोवैलेंट है, आयनिक है ही नहीं। आयनिक होता तो बात अलग थी। मैंने पहले ही पॉइंट लिख पाया था कोवैलेंट वाले का, है ना। एक और क्वेश्चन है बढ़िया, NaF MgF2 AlF3, इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? यहाँ पे चार्ज देखिए किसका चार्ज ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है। मैंने क्या बोला था, देखिए मैंने बोला था मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जिसकी चार्ज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि उतनी बड़ी हैबर साइकिल बनेगी, मतलब कि इस पे +3 +2 +1, मतलब इसका ज़्यादा। एक और पॉइंट लिखिए बॉक्स में, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड ए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड ए क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड ए क्लोराइड डाउन द ग्रुप इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप increase ionic character, down the group increase ionic character। यदि अपन ने देखो ये ले लिए बेटा मांगे कार शराबी बाप, Cl2 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 और Cl2, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, बोलो किसका होगा सबसे ज़्यादा? BaCl2 का। मेल्टिंग पॉइंट भी BaCl2 का ही सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि साइज की इन्वर्सली होता है ना मेल्टिंग पॉइंट। अब बताइए, आपको मिल गया एक NaCl, एक मिल गया CuCl2, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? रीजन आयनिक बॉन्ड। एक और मिल गया CaCl2 और FeCl2। अब किसका? Ca है कैल्शियम, याद रखिएगा, CaCl2 और FeCl2। CaCl2 एक और पॉइंट है, इफ अ मेटल फॉर्म कंपाउंड इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ अ मेटल form compound, if a metal form compound in variable oxidation state, in variable oxidation state, variable oxidation state, then in higher oxidation state, then in higher oxidation state, higher oxidation state polarization is more covalent character, polarization is
more covalent characters, more covalent characters is more melting point, ऐसे लिख दो। इफ़ आ मेटल फॉर्म कंपाउंड, यदि कोई मेटल कंपाउंड फॉर्म करता है, कोई मेटल कंपाउंड फॉर्म करता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से के रहता है? SPDF, कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक का, ठीक है। तो यदि कोई मेटल है जो डी ब्लॉक के साथ, याद रखिएगा डी ब्लॉक यहाँ लिखिए वेरिएबल कंपाउंड के साथ, यदि कोई मेटल है जो डी ब्लॉक के साथ कोई कंपाउंड बनाता है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होगी। क्लियर? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि +2 से शुरू होता है +7 तक जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से शुरू होकर +7 तक जाता है। तो स्टेट पोलराइजेशन इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना। यदि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर, जिस वजह से क्या हो जाएगा? लेस मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी का। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको मिल गया, देखिए NaCl, CuCl, CuCl2। बताइए किसका सबसे ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट? तो NaCl तो पक्का है, क्योंकि NaCl जो हमारा बना रहा है वो कौन सा है? S ब्लॉक का है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, +1 ही शो करेगा। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है, तो मतलब Na का सबसे ज़्यादा होगा। अब CuCl2 में जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे कॉपर है, एक क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है मतलब प्लस, यहाँ कॉपर 2 क्लोरीन से मतलब +2, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही कम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। इसमें बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? SnCl2 और SnCl पक्का? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका कम। क्लियर? इसमें यदि आप Sn का वो देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कहा Cl सुनो +4, कितना? +4 के साथ 2 जुड़ गए, +2 बचा। यहाँ +4 के साथ एक ही जुड़ा, +3 बचा, मतलब इसका ज़्यादा। एक AIEEE का क्वेश्चन करवा देता हूँ, लिख दो ना SnCl और SnCl2। क्वेश्चन लिखिए पहले, अच्छे से पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद उसके ऑप्शन समझना है, फिर उसको करना है। क्लियर? ये आ चुका है AIEEE में। क्वेश्चन है मेटल M form a chloride in +2 form a chloride in +2 +4 oxidation state, +2 +4 oxidation state with statement is correct, with statement is correct।
ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन लिखिए, MCl2 मोर आयनिक देन MCl4, MCl2 मोर आयनिक देन MCl4। सेकेंड है MCl2 मोर वैलेटाइल, MCl2 मोर वैलेटाइल देन MCl4, MCl2 मोर soluble, MCl2 मोर soluble देन MCl4। नेक्स्ट है ऑल। वैलेटाइल मतलब समझ गए, वैलेटाइल मतलब वेपर बनना है ना, और सॉल्यूबल मतलब जल्दी घुलेगा, ऐसा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यदि इधर देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझो। यदि कोई मेटल है M, यदि कोई मेटल है M, वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, एक बार +2 एक बार +4, मतलब +2 मतलब M के साथ 2 क्लोरीन जुड़ेंगे, +4 मतलब M के साथ 4 क्लोरीन जुड़ेंगे। तो इन दोनों में पहला है ज़्यादा आयनिक कौन है? वेरी गुड, मतलब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उतना ज़्यादा आयनिक होगा, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट 101% करेक्ट है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा है आयनिक कंपाउंड्स करेक्टर ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या है, MCl2 मतलब कि +2 वाला मोर आयनिक देन +4 वाले से, मतलब ये तो 101% सही है। मैंने सिंबल किधर लगाया सही कहा? मतलब सही है, समझ गए? ठीक है। MCl2 मोर वैलेटाइल देन, गलत, क्योंकि MCl4 है, मतलब कि ये वाला जो MCl4 है ना, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब छोटा हो चुका है, छोटा हो चुका है, मतलब वेपर टाइप का कुछ बनेगा। छोटा हो चुका मतलब मजबूत हो चुका है, तो जल्दी वेपर नहीं बनाएगा वो, मतलब ये गलत है। अब आगे बोलूँ क्या? जब तुम लोग क्वेश्चन करते हो तो पहले जैसे कोई क्वेश्चन ना बना करे ना, तो उसको 3-4 बार ट्राई किया करो। मेरे हिसाब से, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, तो मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता हूँ, लिखता जाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता जाता हूँ। कभी कभी दिमाग में क्लिक कर जाता है जो कॉन्सेप्ट मिस हो रहा होता है। ये मैं तुम दोनों को एक दिन सिखाया था यहाँ बैठ के। तो यदि कभी कोई क्वेश्चन ना होना, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्वेश्चन पढ़ना ना आना। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना, तो आपके जो 50% डाउट हैं वो सिर्फ 5% रह जाएंगे। समझना, कहीं भी किसी भी जगह में होता है ऐसा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप जैसे मान लो कोई टॉपिक फिजिक्स का ही पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक केमिस्ट्री का ही पढ़ रहे हो, कोई बायो का ही पढ़ रहे हो, अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बात किया, अपन चलो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट लेक्चर से आज तक यदि हम लोगों ने सोचे कुछ कॉन्सेप्ट सीखा, तो रियल में कुछ भी नहीं सीखा। जो चीज़ें सीखा मतलब ऐसा क्या था, मैं कुछ भी तुम लोगों से पूछूंगा सबको याद होगा, चाहो तो ट्राई कर लो। पहला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी के भी आउटर सेल में जितने लॉन पेयर होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि लॉन पेयर है तो एसिड होगा, और नहीं है तो बेस होगा। हाँ बोलो, हाँ। लॉन पेयर है तो क्या होगा, नहीं है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद मैंने पढ़ाया था ऑक्टेट रूल। आउटर सेल में 8 हैं तो स्टेबल है, कम है तो भी दिक्कत, ज़्यादा है तो भी दिक्कत। वहीं पे अपन 2-3 लेक्चर इधर उधर किए थे, हाइपो को डाइमर बना के पूरा किए थे, है ना। हाइपो को डाइमर बना पूरा किए थे। लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल ऐसा बोला था जो बनाना बॉन्ड बना रहे थे, अकेला खा के अपना निकल लिए साइड से, मतलब तो भी ऑक्टेट नहीं बनाए। कौन कौन से थे वो? डाइबोरोन मतलब BH3 और AlCH3, ये दोनों थे। फिर सुपर ऑक्टेट में जो नहीं, सुपर ऑक्टेट 8 से ज़्यादा जो नहीं कर रहे थे तो सजन रूल और सर्जन रूल, सिडबिक रूल, मतलब वो एक साइड वाली है रो, वैसे करके अपन कंप्लीट करवा रहे थे। यहाँ हो गया ऑक्टेट। ऑक्टेट के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मत बताओ, समझ गए?
ये नीचे वाला उधर के ऊपर वाले से आयनिक बॉन्ड बना रहा था। फिर आयनिक बॉन्ड को बीच में मैंने थोड़ा सा स्टॉप करके सिखा दिया था क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 sp3d sp3d3 sp sp2, सब टैलेंटेड हो, समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में यदि सेंटर एटम बड़ा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, सेंटर एटम बड़ा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, साइड एटम बड़े हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। एक एक्सेप्शन था NO2 132 डिग्री। ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो धक्का दे रहे थे, क्लियर। उसके बाद क्या पढ़ा, फिर लैटिस एनर्जी छूट गया। लैटिस एनर्जी अभी मैंने बोल ही दिया था, समझ में आ गया। बोर हाइबर साइकिल मैंने बता दिया था, ये MOT 2 10 10 12 32 10, ये कमर को बहुत अच्छा आ गया, एक दिन आ गया ना, 2 की दुनिया, ठीक हो गया। क्या था केमिकल बॉन्डिंग बताओ, 1 महीने से पढ़ रहे हो, 5 मिनट में रिवीजन हो गया पूरा। और कुछ था क्या इसके अलावा? बस अब तुम लोग एक चीज़ और सीख लेना जो बहुत टफ है, पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। इसको मैं एक दिन बहुत स्लो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्लियर। इस लेक्चर के बाद वही है, तो हो गया, इतना ही तो था केमिकल बॉन्डिंग। हाँ ख़त्म ही तो हो गया, चलो हम भी चलेंगे लेकिन साथ में, और जहाँ जाओगे वहीं बैठा के पढ़ाऊँगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, नहीं पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। चलो ना कोवैलेंट कंपाउंड मेटल मेटल के बीच, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच, मेटल मेटल नॉन मेटल के बीच किससे बनता है? मैं ऑप्शन बताओ, 3 ऑप्शन जो दिया हूँ। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है किस किस के बीच बनता है? मेटल मेटल के बीच, मेटल नॉन मेटल के बीच, कि नॉन मेटल के बीच? किसके बीच बनेगा? नॉन मेटल के बीच। अरे यार N2 नॉन मेटल कैसे करते हो आप? ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लिख दीजिए इसको भी। चलो अब आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। कौन सा कंपाउंड ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा। आ जाइए, यदि अपन बात करें, देखिए F2Cl2 Br2 I2, हम नीचे जाएंगे, मास बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब ये कोवैलेंट क्यों है? क्योंकि 2 फ्लोरीन है, एक ये F, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, और दोनों नॉन मेटल, तो क्या बनेगा? कोवैलेंट कंपाउंड। ये सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है तो क्या बनेगा? चलिए एक और आ जाइए, बाबा 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 F3 Br3, अरे Cl3 Br3 I3, नीचे जाएंगे, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। फिर एक बार और क्यों बोले थे? बस एक बार माइनस कर दो। मास बढ़ेगा, बैलेंस फैक्टर बढ़े, वो वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओ सलमा सेट्ठी तुझे पुकारे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। आ जाइए इधर, सुनो, ये सारे के सारे तो अपने नॉन मेटल हैं,
ये सारे नॉन मेटल हैं। अपन चलो एक और नॉन मेटल ले लेते हैं, तो यदि हम इन नॉन मेटल के साथ एक और नॉन मेटल ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कोवैलेंट। ये सारे के सारे नॉन मेटल। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन गोल गोल है तो मेटल, क्योंकि गोल गोल लोहा भी तो होता है, रॉड। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन मेटल की नॉन मेटल? अब बड़ा हो गया, ठीक है। तो यदि अपन इसके साथ एक और नॉन मेटल ले लें, HF, HCl, HBr, HI, कोवैलेंट कैरेक्टर H2O, 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 H2O। हाँ सर, यहाँ तो पहले लिख रहे थे हाइड्रोजन, उधर बाद में ऐसा क्यों? बोलो। नीचे जाएंगे क्या बढ़ेगा? ऐसे सुनो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सेम टू यू। कर दो जगह हो तो। नीचे जाएंगे, मास बढ़ेगा, बैलेंस फैक्टर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ ही रहा है सब में। वो आयनिक, अभी मैं इसको लिखवाऊंगा अलग से। सर ये तो बता दिए आपने दूसरा क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि इसको -3 था ना चार्ज, तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ भी लगा दोगे तो गलत नहीं है, वो कहीं से भी जोड़ दो, इससे कोई ऐसा नहीं है। लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये बताओ, तुम लोगों को याद होगा जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, जैसे बातें नहीं करो, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं मतलब कि नाइट्रोजन ये इधर से जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनके बाद जो थर्ड पीरियड एलिमेंट आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन के बीच गड़बड़ी, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच गड़बड़ी, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी। तो वो कौन सी गड़बड़ी थी, तो उसको अपन देखेंगे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के नेचर में। हाँ, ये तुम लोग नेगेटिव करोगे। इधर देखो, यदि आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है, देखो जो अभी मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखवाया था ये नॉर्मली सबके लिए ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है, उनको आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया HF, HI, HBr, लास्ट में HCl। अभी बताऊंगा, रुक जाओ। यहाँ पे देखो क्लोरीन मैंने निकाला फ्लोरीन के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना H2O, ऑक्सीजन निकाल लिया सेकेंड नंबर, और यहाँ पे अपन निकाल लेंगे H2O, कहाँ गया, H2TeO, सलमा सेठी, लिखते जाओ ना तुम लोग भी, H2Te, H2Se, H2S, सल्फर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब, SB, H3, NH3, ASH3 और PH3। इधर देखो, ये तीनों ही एग्ज़ाम में आते हैं और ये तीनों ही एक्सेप्शन केस हैं, इनको याद रख लीजिए। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है,
उधर देखो फॉस्फोरस 15, 16, 17। तो अपने अपने ग्रुप में याद रखिएगा ध्यान से, अपने अपने ग्रुप में ऑक्सीजन का अपने मतलब सल्फर का अपने ग्रुप में, फॉस्फोरस का अपने ग्रुप में और क्लोरीन का अपने ग्रुप में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इनको होगा, तो इनको याद रख लीजिए। फिर HF याद रखना, ये बहुत गड़बड़ करता है बाद में। वैसे तो हमारे हिसाब से HF को कहाँ आना चाहिए, देखो यदि अपन नॉर्मल बात करें, जो हम लोगों ने भी रूल सीखा, अपन ने रूल सीखा मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आ जाइए, मैंने अभी सीखा HF, HCl, HBr, HI। मैंने बोला मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा HI का होना चाहिए, फिर HBr का, फिर HF का हमारे हिसाब से। लेकिन अभी अपन जो एक्सेप्शन केस सीख रहे हैं, तो इन सब में ऐसा ना हो कि कैसा होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा HCl का। सबसे कम किसका होगा, और सबसे ज़्यादा होगा HF का। फिर जो दो बीच में बचे तो हमारा कैसे कर देंगे अपन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो आयोडीन का मास ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूं, जो हमारा फ्लोरीन वाले फैमिली है, इनमें से याद रखना जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं, अपने ग्रुप में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब कि इधर से आप आ जाइए, किधर से, सिलिकॉन मतलब एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, याद रखिए इनका सबसे कम होगा। तो पहले मैंने सबसे कम लिख दिया, कहाँ लिखा, ये, मतलब ये तो गलत वाला है ना, सही ये है सबसे कम ये। फिर HF और सबसे ज़्यादा रहेगा, HF क्योंकि EN ज़्यादा रहेगी फ्लोरीन की, HF ज़्यादा। फिर इन दोनों में साइज़ का कंपेयर कर देंगे तो इसका मास ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर, ऐसे यहाँ भी। तो ये अच्छे से याद रखना, आपको यदि बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, इसी बॉक्स से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। और तुम लोग यहीं गलत करोगे, क्योंकि तुमको पहला ऑप्शन ये मिलेगा, दूसरा ऑप्शन इसका अपोजिट कर देगा, फिर तीसरा ऑप्शन जाके ये मिलेगा। समझ गए, नोट करिए। ओ सलमा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। तो सबसे कम तो फॉस्फोरस होगा, मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखिए Sb का मास ज़्यादा, ये NH3 यहाँ आ गया, ये एमाइन भी यहाँ आ जाता है बीच में। इनको आप डायरेक्ट याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, है ना। इन तीनों बस को डायरेक्ट याद रख लो। मैंने अभी तक पहला बार कोई बोलो कि इनको डायरेक्ट MTR करना है, इनको डायरेक्ट याद कर लो। और सुनो ना, हाँ नहीं क्या MTR, बहुत दिन बाद नहीं सुनने में मिला तुम लोगों को यार, कैसी बात है। कब सुना, आज बताना। क्वेश्चन लिखिए। विच आर कंडक्टर, कोई बोला रजनीकांत, अरे मूवी की बात नहीं चल रही है क्या। फ्यूज्ड KCl, बेराइन सोल्यूशन। जो तुम लोग डाउट पूछोगे सब मिल गया तुम्हारे कॉपी में। एक्वस HCl, कॉपर, ग्रेफाइट। बोलो आंसर। नया क्वेश्चन लिखो। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार। सर आप तो पढ़ाइए, लिख लिया सर आपने तो कब कर, मेरे लिखने से पहले। हाँ, आप लिख रहे हैं तभी लिख रहे हैं। साथ साथ में लिखा करो ना, अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये सब याद ही करने वाली चीज़ें चल रही। MTR नहीं बोलूँगा फिर तुम बोलोगे 2-3 बार बोल दिए। हो गया।
चलो बातें नहीं करिए। प्रियंका, दोनों में कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है? मतलब कौन सा रजनीकांत है, कौन सा अक्षय कुमार है? वेरी गुड। ये रजनीकांत है, शाहरुख खान के यहाँ लाइन नहीं है। ऐसा क्यों? अब कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी बोलो। हाँ, कंडक्टर क्यों है ये? क्योंकि टिकट काटता है ये इंसुलेटर कौन है? हिंट दे दूं? हिंट? हिंट है, हिंट। एक और हिंट दे दूं? लो, और हिंट दूं? इतना काफी है। यस सर। अब तो बता दो। नहीं बताओगे? मैं बता दूं? हाँ बताओ। कंडक्टर के लिए मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिलीट करोगे बेटा? बताओ ना। आप इतना बड़ा हिंट दे दिए यार तुम लोग। पूरा रामायण पढ़ के सीता किसके पापा हैं? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो सही बोलो ना। ये बेंजीन नहीं है, ग्रेफाइट है। कोई बताएगा? अरे दिमाग लगाओ, बन जाएगा थोड़ा सा। एक वो जो सी होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है। वेरी गुड। ये तभी इलेक्ट्रॉन कुछ बोले थे, दोबारा क्यों नहीं बोले? देखो इधर, ये कार्बन के आउटर से में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए। घूमने के लिए कोई बचा क्या? नहीं बचा। जब कोई नहीं घूमेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं है, लेकिन फ्री नहीं है घूमने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कंडक्टर मतलब इस कार्बन में कितने? 4, आउटर से में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 से तो जुड़ा हुआ है लेकिन एक तो बचा है, मतलब एक तो घूमेगा, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये अब इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड, इस वजह से sp2 मतलब लीनियर। कोई तो देख लो। अरे यार तुम लोग लीनियर नहीं, ट्राइगोनल। sp2 तो ट्राइगोनल होगा ना, तो लीनियर क्यों बोल रहे हो तब से? ये बना ना ट्राइंगल, ये वाला भी ट्राइगोनल, देख लो चाहे। sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल, ये तो दिख ही रहा है। ये सारे कार्बन टेट्राहाइड्रल होंगे। इधर से देखो, हो गया ना टेट्राहाइड्रल? जल्दी नोट हो गया? कर लो फिर। तो क्या है यहां पे? आप ऐसे लिख सकते हो एक और पॉइंट, ऑल कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, ऑल कार्बन अटैच टू 3 कार्बन। हो गया नोट? स्ट्रक्चर बना लिया? दूसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर सही बना लिया? चलो अपन कुछ और देखते हैं इसी के अंदर का। ये क्यों कंडक्टर है? आओ तो कार्बन वो एटॉमिक नंबर 12, वन s2 2s2 2p2। मतलब कि यदि हम आउटर सेल की बात करें तो आउटर सेल में 2s2 और 2p2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ऐसा, ठीक है।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, ठीक है। अब यदि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड, 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि एक ये और 2 ये, sp2 मतलब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, बच गया। और इधर देखते हैं अपन, कार्बन सेम, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये चारों इंक्लूडेड हो गए। sp3 मतलब यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ क्या, देखो जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे फिल करोगे, यहाँ पहले 2 था लेकिन ये 2 भरे हुए थे, आपने इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ चला गया, अब इसके पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड हो गए, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, एक बच जाएगा, जो एक बचेगा उसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो घूमेगा, और घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो कंडक्टर हो जाएगा ये।